हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब हम कर रहे हैं मिठाई वाले के प्रश्न उत्तर। ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने इस के पाठ की व्याख्या करी थी और पाठ की व्याख्या समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर तो बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक कहानी और बहुत सुंदर सी प्यारी सी है, मार्मिक है। तो इसको देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है, और जिन बच्चों ने देखी है वो प्रश्न के उत्तरों को अपने शब्दों में भी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद ही क्यों आता था। तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से क्या है, बच्चे ऊब ना जाएं। देखो यहाँ पर वो बच्चों को लेकर कितना सिंसियर था कि बच्चे एक ही चीज़ से कंटिन्यूसली खेलते हैं, खाते हैं, कुछ भी है तो वो ऊब जाते हैं। और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतज़ाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी, यानी क्यूरियोसिटी रहती थी। यानी फर्स्ट टाइम आया और सबको बहुत कुछ अच्छा लगा और फिर कुछ टाइम का ब्रेक दे दिया, तो बच्चे एक जिज्ञासु प्रवृत्ति से उसका वेट करते रहते थे। और जब वो कुछ टाइम बाद नई चीज़ लेकर आता था तो सभी बच्चे उस पर धावा सा बोल देते थे, यानी कि खुश हो जाते थे और उसे घेर लेते थे। नेक्स्ट देखो, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचा करता था और वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था। अब चीज़ों के दाम कम लेगा तो इससे तो बड़ों को भी बहुत पसंद है, और बच्चे जो हैं उनको उसका जो गाने का तरीका है वो बहुत पसंद है। उससे बच्चों से बड़ा स्नेह था और वह कभी गुस्सा नहीं करता। इन कारणों से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। विक्रेता मतलब दुकानदार, बेचने वाला। मतलब इसकी दुकान तो नहीं थी। विक्रेता मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ को सेल कर रहा हो। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। ये वो वाला इंसिडेंट है जहाँ पे जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और रोहिणी उनको कहती है कि बच्चों के लिए मुरली ले लो, तो वो बोलते हैं कि 3 पैसे की है वैसे तो, पर मैं आपको 2 पैसे की दे दूंगा। तो विजय बाबू को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क क्या देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको सामान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हैं और एहसान का बोझ डाल देते हैं। मतलब जैसे कई बार कहते हैं कि भाई इतने रुपए की चीज़ है पर चलो तुम्हें दे देता हूँ, तो ऐसा फील करा देते हैं कि भाई एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये तर्क तो था विजय बाबू का। अब मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पे ये तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का तो पता होता ही नहीं है कि भाई कितनी कॉस्ट पड़ी है उस दुकानदार की, सामान बेचने वाले की। और दुकानदार चाहे अगर हानि उठाकर भी सामान को क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को तो यही लगता है कि दुकानदार उसे क्या कर रहा है, लूट रहा है। तो ये एक मेंटालिटी सेट है शुरू से ही। तो ये उसी चीज़ को इस पाठ के माध्यम से लेखक विजय बाबू और मुरली वाले के थ्रू हम हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो खिलौने वाले के आने पर उसकी मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। बच्चे पुलकित हो उठते थे, यानी खुश हो जाते थे। आप खुश भी लिख सकते हो। वे पैसे लेकर मोलभाव करने लग जाते और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते। और आप इसके अंदर वो वाला सीन भी डाल सकते हो कि अच्छा सॉरी, वो तो मुरली वाला का था। खिलौने वाले के आने पे क्या होता था, बस इतना ही बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आ गया, मतलब उसको ध्यान क्यों आ गया। तो मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का क्या हुआ, स्मरण हो आया। नेक्स्ट देखिए, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरे के बच्चों में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? बच्चों, ये क्वेश्चन ना आज के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि आज भी स्त्रियों की दशा कई जगह इसी प्रकार से है। तो ये पर्दा प्रथा को उजागर कर रहे हैं।
तो शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती हैं, परंतु आज भी गाँव में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। ठीक है, तो मेरी राय में तो ये बिल्कुल भी भाई उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है कि भाई वो खुल के किसी के सामने नहीं जा पा रही हैं, मतलब कोई भी आ रहा है तो उन्हें हाइड होके बात करनी पड़ रही है। ये उनकी प्रकृति को तो रोकता ही है, साथ में देश की प्रकृति भी संकट पैदा करता है। देश की प्रकृति में ये संकट क्यों पैदा कर रहा है? जब आप अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कल को आपके अंदर अगर इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट आइडिया से फुलफिल हो, आप किसी के समक्ष अपने ऐसे विचार प्रस्तुत कर रहे हो जो देश हित में है, तो फिर अगर यही प्रथा को आप चलन करते रहोगे तो हाउ कुड यू फेस ईच एंड एवरी पर्सन? आप कैसे फेस करोगे, कैसे अपनी बात किसी के सामने रखोगे, कैसे नज़र मिला के बात करोगे? तो ये इस तरह की प्रथाओं से जो है रूढ़िवादिता को जन्म मिलता है। नेक्स्ट है कि कहानी से आगे के प्रश्न में है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनानी है। ये कहानी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, चेंज भी हो सकती है। तो आप एक बार मैं इसे पढ़ रही हूँ, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मिठाई वाले का परिवार किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, क्योंकि पार्ट में बताया नहीं है कि भाई हुआ क्या है। तो कहानी एक गाँव में एक केमिस्ट की दुकान थी, ठीक है, वहाँ दवाइयाँ बहुत महंगी बेचता था और किसी पर दया नहीं करता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। वह किसी ज़रूरतमंद को भी कम रेट में दवाई नहीं देता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह कहता था पहले पैसे लेकर आओ और फिर दवाई दूंगा। अब इस तरह उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसकी पत्नी और बेटा दोनों बहुत बीमार हो गए। जितना पैसा दवाई वाले ने कमाया था सारा उनके इलाज में चला गया और वह अपनी पत्नी और बेटों को ना बचा सका। अब उसको बहुत पछतावा हुआ कि उसने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया और वह इतने वर्षों के बाद भी इस हादसे को भूल नहीं पाया। उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम में बदल दिया और वह अनाथ बच्चों को पालने लगा। अनाथ बच्चों को पालने में उसको बहुत खुशी प्राप्त होने लगी। इन बच्चों में वह अपने बेटे की खुशी को ढूंढता था और इन बच्चों को खुश देखकर उसको असीम संतोष की प्राप्ति होती थी। हालांकि ये नहीं पता कि भाई मिठाई वाला जो था वो व्यवसाय केमिस्ट वाले की तरह गलत तरीके से करता था, बट हमें अपनी अज्यूम करके कहानी को जो है लिखना है अगर आ गया तो। नेक्स्ट देखेंगे, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर सारी बातें जो फेरी वाले हैं ना, जो मतलब थोड़े से छोटी जगहों से छोटे छोटे स्टॉल लगाकर कमाते हैं, उनके बारे में है। तो हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें गोलगप्पे, चाट, छोले भटूरे, मिठाइयाँ में चंद्रबिंदु आता है, फ्रूट चाट, जलेबियाँ, समोसे, गन्ने का जूस, झूले, जादूगर का खेल, रंग बिरंगे गुब्बारे, आइसक्रीम, खिलौने, जादुई तमाशे आदि सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इनको बनाने में विभिन्न लोगों का हाथ होता है। जैसे मिठाई बनाने में हलवाई का हाथ होता है। हाथ होता है का मतलब क्या? मेहनत होती है। झूले बनाने में श्रमिकों और कारीगरों का और उसके परिवार का हाथ होता है। उनके चेहरे के पीछे उनकी मेहनत, पसीना, पैसे कमाने की इच्छा, थकान, कारीगरी सब छुपी होती है। नेक्स्ट देखिए, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। तो इस मिजाज की और कहानियाँ आपको कविता ढूंढनी है, पढ़नी है, तो आप ये कर सकते हैं। इट्स नॉट सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, बट एग्जाम की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं है, तो यू कैन लीव इट। बट अगर आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी एक्सपेंड करनी है देन यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखेंगे, अनुमान और कल्पना। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, यानी सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे सर्दियों में मूंगफली वाला आता है, गर्मियों में आइसक्रीम वाला, कुल्फ़ी वाला, बर्फ़ के गोले वाला, गन्ने के रस वाला आता है। हर मौसम में जैसे चाट वाला, फल वाला, सब्ज़ी वाला, खिलौने वाला, कपड़े बेचने वाला, जैसे चादरें, लेडीज सूट बेचने वाले आदि आते हैं। तो उनसे बातचीत के दौरान मुझे मालूम हुआ कि ये लोग पूंजी के अभाव में, यानी कि उनको धन नहीं है उनके पास प्रॉपरली, तो वो घूम घूम कर कम दामों पर अपनी चीज़ें बेचते हैं और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती तो यह भी बड़े दुकानदार होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? फेरी की आवाज़ मतलब जो वो गली में आवाज़ लगा लगा के सामान बेचते हैं। तो बड़ों से पूछ कर लिखे।
तो पहले ज़माने में स्त्रियां बाज़ार जाकर सामान नहीं खरीदती थी और हर जगह सभी वस्तुएं उपलब्ध भी नहीं होती थी, तो इससे प्रत्येक वस्तु फेरी वाला ही बेचने आया करता था। वह मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। लोग ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं और वे ज़्यादातर दुकानों से ही सामान खरीदते हैं। या लोग जो है, यहाँ पर बच्चों एक मिस्टेक है, यहाँ पे सामान होगा, आका डंडा आएगा, सामान होता है इक्वल, ये है सामान क्या है, लोग ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? जी बिल्कुल, लोगों की रुचि फेरी वालों से सामान खरीदने में कम होती जा रही है, क्योंकि फेरी वाले के पास तो ज़्यादा विकल्प ऑप्शन होते ही नहीं, और उसका जो है, यहाँ पे भी गलती है, उसका जो सामान है ये लिख लेना। ठीक है, ये सम्मान तो मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना होता है, और उसका सामान अच्छी किस्म का भी नहीं होता। वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि अब लोग दुकानों पर जाकर सामान खरीदते हैं और दुकानों में उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस यानी विकल्प मिलते हैं, और फेरी वाले के पास सीमित विकल्प होते हैं, क्योंकि भाई वो कितना सामान लेके घूमेगा। कोरोना महामारी के कारण भी अब लोग सामान ऑनलाइन खरीदते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला, ठीक है, का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो वाला से पहले आने वाला शब्द, जैसे जो ये है ना, ये देखो, वाला से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? मिठाई। तो मिठाई शब्द संज्ञा है, और बोलने वाला या वाली, तो वाली से पहले क्या आ रहा है? बोलना। तो बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गई हमारी। ठीक है, अब ऊपर लिखे वाक्यांश में उनका क्या प्रयोग हुआ है? तो यह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति की जानकारी देती है। मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है। जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा। ये है, इतना दूर चला गया ये ना, PDF में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कई बार हो जाता है, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी ये सामान की मात्राएं आपको हटी हुई दिख रही हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपरोक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाचक शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो, लड़का, 4 ठे आलू, 3 ते बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। तो कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो यदि हम बात करें तो झारखंड की हिंदी, बंगला तथा असमी भाषा में ठो का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे कि लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं, जैसे ये कह रहे हैं ना, वे भी जान पड़ता है। तो इस तरह की भाषा अब हम मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको सही अर्थ जो वो ये वाक्य दे रहा है, जो एक्चुअल सेंस दे रहा है, हम उस सेंस में लिखेंगे कि लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, मुरली किस भाग बेचते हो? ठीक है, भाग मतलब कितने पैसे में बेचते हो। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, इसके बेस पर है ज़रा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए। यहाँ पर है ना, चलकर ठहराओ, तो इसका मतलब ये है कि भाई उससे मोल भाव करो, उससे बातें करो, बार्गेनिंग करो, अब है कुछ करने को। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि फेरी वालों की दिनचर्या कैसी है, उनका डेली शेड्यूल कैसा होता होगा, और उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे। यह जानने के लिए हमें 2-2 समूह में जो है छात्र छात्राएं कुछ तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें, और प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वाले से बात करें। तो बच्चों, ये वाला जो यहाँ तक क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए इनका लाइफस्टाइल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये भी हमारी तरह समाज का हिस्सा हैं और हमें सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम किसी के काम के आधार पर किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मतलब ये फेरी वाले हैं तो हम इनसे बदतमीज़ी से बात करें या इनको मान सम्मान इज्जत ना दे। काम होता है, तो ये भावना का विकास आपके अंदर होना चाहिए। तो देखो, फेरी वाले का जीवन काफ़ी कठिन होता है। वे अपना
सामान बेचने के लिए सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं, और चाहे उनका सामान बिके या ना बिके, उनका घर निकट किसी गांव में होता है, उनके जीवन में अनेक समस्याएं होती होंगी, जैसे कि भाई सामान ना बिकना, सामान का ख़राब हो जाना या ख़राब हो जाना। मान लो बच्चों जैसे सब्ज़ी वाले हैं, अगर मान लो घूम घूम के सब्ज़ी बेच रहे हैं, अब आप देखो कितनी गर्मी पड़ती है, हमारे फ्रिज में भी कुछ दिनों बाद सब्ज़ी ख़राब हो जाती हैं। सोच कर देखो, ये लोग घूम रहे हैं इतनी धूप में, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, क्या इनका सामान, सर्दी में उतना नहीं होता खैर, पर गर्मी में होता है, तो उनकी कॉस्ट ही नहीं निकल पाती। अब मान लो मुरझाई हुई धनिया क्या हम खरीदना चाहेंगे? नहीं खरीदेंगे, तो इनको उनकी रख रखाव के लिए भी अलग से पैसे लगाने पड़ते हैं, बट जो मार्केट का प्राइस है मिलता है इनको वही है। तो गलियों में घूमते घूमते तबीयत ख़राब हो जाती है इनकी, अधिक बारिश होने पर भी उनका सामान ख़राब हो जाना, और अधिक गर्मी पड़ने से घर से बाहर निकल पाना या घर से बाहर निकलने पर तबीयत का ख़राब हो जाना। कभी कभी फेरी वालों को अपना बचा हुआ सामान जो ख़राब हो चुका है उनको फेंकना पड़ता होगा, और कभी कभी ख़रीद से भी कम कीमत में भी माल बेचना पड़ता होगा। जैसे आपने देखा होगा कई सब्ज़ी वाले बोलते हैं ना, भाई ले लो, इतने में लगा दूंगा, सारा ले लो, तो वो सोचते हैं कि फेंकने से बेटर है किसी को मिल जाए और हमारा कुछ पैसा निकल जाए जो हमने एक्चुअल लगाया है। इससे उनका मूलधन डूब जाता होगा। मूलधन मतलब जो उन्होंने एक्चुअल लगाया है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, जैसे अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते होंगे, हो सकता है कि उनको 2 समय की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं होता होगा, और उनको सोने की व्यवस्था भी शायद ना होती होगी। हो सकता है बारिश के दिनों में उनके घर की छत से पानी टपकता होगा, क्योंकि वे बहुत गरीब होते हैं और इन सब समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आगे से कभी भी आप अपने गली में फेरी वालों को देखें तो गर्मी में जैसे वो घूम रहे हैं तो उनसे पूछ लो कि अंकल क्या मैं आपको पानी दे दूं आपकी बोतल में। उनके पास हमेशा एक बोतल होती है। जो भी आप यथासंभव अपने हिसाब से मदद कर सकें, हमारी छोटे छोटे प्रयास से किसी का जीवन अच्छा हो सकता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? तो फेरी वाले के जीवन से हमें इस बात का पता चलता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु तो असमय हो गई थी, वह दूसरों के बच्चों को दूसरों में अपने बच्चों की झलक देखता था और उनको अपने मनपसंद का सामान लाकर बेचता था। जब बच्चे सामान लेकर खुशी में उछल कूद करते थे तो उन्हें देखकर उसे संतोष, यहाँ कॉमा आएगा, अल्प विराम, धैर्य और सुख की अनुभूति होती थी। वह उन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता था और उनको सामान कम कीमतों में देकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करता था। तो इसलिए कहा भी है कि दुख बांटने से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। शब्दों के माध्यम से मतलब कैसा दिखता था? तो एक तो मिठाई वाले का स्वर बहुत मधुर था, वह दुबले पतले शरीर वाला और उसकी आंखों का रंग भूरा था। सिर पर टोकरी रखे हुए, गली गली अपना सामान बेचते हुए, पैरों में चप्पल पहने हुए, गली गली पजामा कुर्ता पहनने और कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। गमछा मतलब कि जो एक छोटा सा पतला सा कॉटन का कपड़ा होता है ना, जिसे पसीने पोंछते हैं, आपने देखे होंगे। उसके कंधों को फेरी का सामान होता होगा और उसके कंधों को नहीं, उसके कंधों पर आएगा, उसके कंधों पर फेरी का सामान होता होगा और फिर वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। फेरी के फिर से सामान आ गया, सामान आएगा बेटा यहाँ। फेरी के सामान में खिलौने, मिठाइयाँ आदि और जिसमें खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियाँ होंगी। ये चंद्र बिंदु है। और वह जब मीठे स्वर में आवाज़ लगाते हुए गली में आता होगा तो बच्चे दौड़कर उसे क्या करते होंगे? घेर लेते होंगे। तो बच्चों, ये तो हमारे थे जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मुझे, और कि आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं। और मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, रेडी विद द पेंसिल एंड नोटबुक, पेंसिल पेन जो भी आपको ठीक लगे। और पार्ट 3 में हम अपना इवैल्यूएशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।